श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को ज्योतिष विषय में राशियों के स्वामी कहां से आए इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा राशियों के बारे में, जिससे कि आपको राशियों की यह कथा याद हो जाए और साथ ही साथ कुछ आध्यात्मिक पक्षों को बताते हुए मैं इस ज्योतिष विषय के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ज्योतिष विषय के बारे में एक अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो। तो देखिए, यह जो समस्त जगत है जिसे आप संसार कहते हैं, यह संसार जिस प्रकार से वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी हुई, उनकी एक बिग बैंग थ्योरी है। हम अपने भारतीय दर्शन में यह समझते हैं कि ब्रह्म हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे और यह माया के माध्यम से अपनी लीला करते हैं। इसीलिए कहा जाता है समस्त जगत ब्रह्म और माया का खेल है। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर से है, परंतु इस ईश्वर के जो अलग अलग स्टेज हैं उस पर नाम बदलता जाता है, शब्द बदलते जाते हैं। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान जब एकदम शांत पड़े हैं, कोई हलचल नहीं है, तब ब्रह्म के रूप में है, और जब वह लीला कर रहे हैं, जब उनकी खूब संतान गोपाल खूब हो गई, संसार बढ़ गया, तो उनको ईश्वर कहते हैं दोनों एक ही। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष विषय में हम लोग सूर्य को ही ब्रह्म रूप में देखते हैं और पृथ्वी को माया के रूप में देखते हैं, और सूर्य और पृथ्वी के खेल से समस्त जगत चल रहा है। यह जो संसार चल रहा है, यह एक माया की शक्ति के कारण ही तो चल रहा है। तो ब्रह्म और माया के बीच में यह जो खेल चल रहा है, इसके बारे में आप सभी वैदिक ग्रंथों को पढ़ें। एक बहुत अच्छा उत्तम ग्रंथ है, उसका नाम पंचदशी है। आप सब पंचदशी को पढ़ें। उस पंचदशी में आपको पंच तत्वों की व्याख्या मिलेगी, किस प्रकार से ब्रह्म और माया का खेल चल रहा है आपको ज्ञात होगा। परंतु ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम आपको जो हमारा ज्योतिष विषय में यह राशियों का उद्भव कैसे हुआ है उस पर बात करने के लिए आज का मैंने विषय चुना है। देखिए, संसार में जब मनुष्य का उद्भव हुआ और मनुष्य ने संज्ञान प्राप्त करना शुरू किया अपने चारों तरफ का, तो मनुष्य ने सबसे पहले जो चीज देखा होगा उस पर विचार करिए, तो आप यह पाएंगे कि मनुष्य को उस कालखंड में जब वह बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर था, तो उसको शुरू में कौन दिखा? सूर्य दिखे और चंद्रमा दिखे। तो सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ दिन और रात दिखा। तो मनुष्य ने समय के भेद में पहला भेद जो ज्ञात किया, वह ज्ञात किया दिन और रात का। उन्होंने देखा कि दिन होता है, सूरज उगता है तो दिन हो जाता है, सूरज ढलता है तो रात हो जाती है। दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात। इस दिन और रात के खेल को समझते समझते लोगों ने रात को देखा तो देखा कि कुछ समय के लिए चंदा मामा दिखते हैं, फिर कुछ दिन के लिए नहीं दिखते हैं, और वहां से ज्ञान प्राप्त होता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का। वहां से ज्ञान प्राप्त होता है चंद्रमा की कलाओं का। वहां से ज्ञान प्राप्त होता है नक्षत्रों का। कौन से नक्षत्र? 27 नक्षत्र की बात हो गई। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, यह जो आकाश है, यह 10 दिशाओं में फैला है। 10 दिशाओं में फैला, यानी कि इसकी एक्सिस, आप गणित में एक्स वाई जेड 3 एक्सेस बनाते हैं 3 डायमेंशन में, मगर हमारे वैदिक वांग्मय में इस आकाश के 10 दिशाएं हैं, 10 अक्ष हैं। उसी अक्ष को ही पश्चिम जगत के लोग एक्सिस कह रहे हैं, हम उसे 10 आंखों वाला कह रहे हैं। यह आकाश 10 आंखों वाला है, 10 दिशाओं में देख रहा है। ठीक है, तो यह जो 10 दिशाओं में देखने वाले आकाश हैं, ठीक, इन्हीं की पुत्रियां हैं दक्ष। आपको नाम आएगा दक्ष प्रजापति। प्रजापति मतलब जो निर्माण कर रहे हैं। ठीक, देखिए, हमारे जो वैदिक वांग्मय में और
पुराणों में जो कहानियां हैं वो बड़े रूपक के रूप में रखी गई हैं, बड़ी पहेली के रूप में रखी गई हैं और इसको बड़ी बुद्धि लगा के समझना पड़ता है। तो चीजें बड़ी शब्दार्थ के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी चीजें नहीं समझ में आएंगी। उसका शब्दार्थ अलग है, भावार्थ अलग है और लक्ष्यार्थ तो कुछ बहुत ही गहरा है। तो जो मैंने अपनी बुद्धि से समझा, अपने विवेक से जो मैंने समझा, वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दक्ष मतलब आकाश की 10 दिशाएं। और जब रात को लोगों ने देखा चंद्रमा को, तो देखा कि चंद्रमा का पीछे का आकाश बैकग्राउंड धीरे धीरे चेंज होता चला जाता है। तो उसी को धीरे धीरे जब और लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, तो उस जो पीछे का बैकग्राउंड था, उन्होंने देखा कि हर रोज बैकग्राउंड जो चेंज कर रहा है, तो एक दिन में चंद्रमा जितना बैकग्राउंड चेंज कर जा रहा है, उस कालखंड को उन्होंने नक्षत्र कहा। नक्षत्र को अलग अलग ढंग से क्लासिफाई लोग करते हैं। मैंने अपने शब्दों में यह कहना चाहा है कि न का मतलब नभ से समझिए। नभ, नभ मतलब आकाश, और छत्र मतलब छाता। नभ का छाता। वैसे लोग कहते हैं न छति थी नक्षत्रम, मतलब जिसकी छति नहीं होती है। मगर एक थॉट प्रोसेस यह भी है कि जिसकी छति नहीं, तो सही बात है, उसकी छति नहीं होगी। साथ ही साथ नभ का छत्र है। ठीक। अब यह जो 27 नक्षत्र आपके हैं, इन 27 नक्षत्रों के बारे में मेटाफोरिक फॉर्म में कहा जाता है कि यह दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं 27 नक्षत्र, और ये कन्या है। हाँ, और यह कहा जाता है कि चंद्रमा इनका राजा है, चंद्रमा इनका पति है। देखिएगा, चंद्रमा जब इनका पति है, इसका अर्थ क्या हो गया? यहां पर आप चंद्रमा को पुरुष कह रहे हैं, और अभी तक जो आप लोगों ने ज्योतिष पढ़ी होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि काफी लोगों ने यही पढ़ा होगा कि चंद्रमा तो स्त्री ग्रह है। तो सही बात है, हम उस चंद्रमा में अन्नपूर्णा देवी का भी दर्शन करवाएंगे आपको, और हम उस चंद्रमा में राजा का भी दर्शन करवा रहे हैं आपको। सारा मामला संदर्भ का है। किस संदर्भ में कौन सी बात कही जा रही है? जब सूर्य की बात होगी और उस सूर्य के सामने चंद्रमा को रखा जाएगा, तो यह सूर्य और चंद्रमा शिव और पार्वती के रूप में आपको देखना है। ठीक। सूर्य को शिव और चंद्रमा को पार्वती। क्यों? क्योंकि पुरुष और स्त्री की शक्ति को समझना है। पुरुष, देखिए, यह जो वैदिक ज्योतिष है, इस ज्योतिष से हमारे वैदिक लिटरेचर के बहुत ढेर सारे रहस्य खुलने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको इस ज्योतिष के आधार पर कुछ बताना चाहता हूं कि देखिए, आप एक प्रकार से इसको संबंधों का व्याकरण कह सकते हैं। जो वस्तु बहुत बली है, जो वस्तु बहुत बली है, बड़ी है, विशाल है, वह पुरुष के गुण से संपन्न समझी गई। और जो वस्तु बहुत सौम्य है, मृदुल है, छोटा है, वह स्त्री के रूप में समझी गई। ठीक इसी प्रकार से इसी बात को समझते हुए सूर्य को पिता कहते हैं और चंद्रमा को माता कहते हैं, शिव जी को पिता कहते हैं और पार्वती जी को माता कहते हैं। ठीक। अब यह जो सूर्य है और यह जो चंद्रमा है, इन दोनों के बीच में बहुत खेल हो रहा है। यह जो खेल हो रहा है, इस खेल से जगत चल रहा है या नहीं चल रहा है? आज सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो क्या जगत चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए सूर्य हमारा पिता है। पिता कैसे है? क्योंकि सूर्य की वजह से हम हैं। सूर्य ने हमको जन्म दिया है। जब सूर्य ने हमको जन्म दिया, कैसे जन्म दिया? क्योंकि सूर्य ने अपनी शक्ति से ही समस्त जगत को चला रखा है। ठीक। तो सूर्य ने हमको जन्म दिया। अब जब सूर्य ने हमको जन्म दिया, तो चंद्रमा हमारा पोषण कर रहा है, इसलिए चंद्रमा
में पोषण की शक्ति है, इसलिए चंद्रमा हमारी माता है। यह बहुत गहरी बातें हैं। अब मैंने आपको बताया कि चंद्रमा नक्षत्रों का राजा है, नक्षत्रों का पति है, और एक कहानी आती है जिसमें यह कहा जाता है कि चंद्रमा को रोहिणी बड़ी प्रिय है। 27 नक्षत्रों में चंद्रमा को रोहिणी बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो वह उच्च का हो जाता है। कोई भी ग्रह जब अपने उच्च में चला जाता है तो वह थोड़ा वहां पर समय ज्यादा व्यतीत करता है। ठीक इसी प्रकार से यह कहा गया कि जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो रोहिणी में ज्यादा दिन ठहरता है, तो यह कहा गया कि वह रोहिणी को ज्यादा प्रेम करता है 27 नक्षत्रों की तुलना में। और एक मेटाफोरिक कहानी बना दी गई। जो मेटाफोरिक कहानी बनी, इस कहानी को इसलिए बनाया गया ताकि हम इस बात को हमेशा याद रख लें, हमारे यहां बच्चा भी इस अंतरिक्ष के नियम को जान जाए, एस्ट्रोनॉमी को हमारे यहां बच्चा भी जान जाए कि यह चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में जाता है तो ज्यादा समय व्यतीत करता है। सोचिए जरा कैसा विजडम रहा होगा जहां पे बच्चे को भी एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं, क्योंकि बात हो गई है तो इसलिए बता देना चाहता हूं कि जब कोई ग्रह अपने उच्च पे होता है, ठीक अपनी उच्च राशि में उच्च बिंदु पे होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी गति धीमी हो गई है और वो वहां पे ज्यादा समय व्यतीत करता है। ठीक इसी प्रकार से तो अब 27 नक्षत्र जो मैंने आपको बताए, 27 नक्षत्रों की ये जो साइकोलॉजी मैंने आपको बताई, तो देखिए हमारे वैदिक ज्योतिष में ही 2 स्कूल ऑफ थॉट चल रहे हैं। 2 स्कूल ऑफ थॉट। एक स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है जहां पे कि चंद्रमा और नक्षत्रों के आधार पर प्रिडिक्शन हो रहा है। ये बिल्कुल प्रारंभिक विज्ञान है, ज्योतिष का पहला। और जब यह चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता था तो लोगों ने देखा कि जब यह चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है तो धीरे धीरे साल भी बदलता है और एक साल बाद सूर्य भी इन्हीं 27 नक्षत्रों को भ्रमण कर जाता है और उसी के आधार पर निकली 12 राशियां, 12 राशियों का प्रकटीकरण हुआ। इसलिए ज्योतिष का जो मैंने 2 स्कूल ऑफ थॉट बताया, एक जिसमें कि चंद्रमा और नक्षत्रों का विज्ञान है जो कि ज्योतिष का बिल्कुल बेस है, यह तली है, यह आध्यात्मिक शक्तियों को जानने की बिल्कुल बॉटम है, यह समुंदर का बॉटम है, आप ऐसा समझिए। और साथ ही साथ जब सूर्य को आप देखते हैं 12 राशियों में, कैसे है कि सूर्य 30 दिन में एक राशि पार करता है, तो एक राशि बाद में बनी है, पहले सूर्य की गति को ज्ञात किया गया है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं। आप बोलते हैं 1 डिग्री, जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। डिग्री, डी का अर्थ है दिन, डी का अर्थ है दिन। अग्री का मतलब है ग्रह। कौन सा ग्रह? सूर्य। तो सूर्य जो है 360, यह विद्या को समझिएगा, सूर्य जो है 360 दिनों में एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है और यह जियोसेंट्रिक अप्रोच है, ठीक है। तो जब एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो एक दिन में सूर्य जितना अंश खिसक रहा है ना, वही 1 डिग्री है। देखिएगा, आप लोगों ने डिग्री आज तक बहुत प्रयोग किया होगा, मगर आप जरा सोचिए कि क्या आप जान रहे थे कि 1 डिग्री को इतने में ही क्यों ले लिया गया, 360 डिग्री क्यों हो रही है? क्योंकि वह सूर्य की गति से लिया गया है, ठीक। अब यानी कि यह जो विज्ञान है, इसमें जो सिद्धांत का पक्ष है वह उस कालखंड का है जब सूर्य एक दिन में 1 डिग्री मूव करता था। अब सूर्य जब एक दिन में 1 डिग्री मूव कर रहा था, उस कालखंड में
यह सिद्धांत इसके स्थापित हो रहे थे। और जब लोगों ने देखा कि चंद्रमा जो है लगभग लगभग हर महीने जो पूर्णिमा में आ रहा है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड बन रहा है वह लगभग लगभग फिक्स नक्षत्रों में ही बन रहा है। उदाहरण स्वरूप, जब चैत्र महीना होता है तो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में पूर्णता को प्राप्त करता है, और जब आश्विन का महीना होता है तो चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में जाकर के पूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से देखा गया कि चंद्रमा कुल 30 दिन में अपना एक भ्रमण भी कर ले रहा है, और उतने ही कालखंड में सूर्य भी थोड़ा खिसक जा रहा है। और ऐसे करते करते जब 12 पूर्णिमाएं पूर्ण हो रही हैं तो सूर्य की भी एक भ्रमण, सूर्य की भी एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। और इसलिए इन दोनों नक्षत्रों को, इन दोनों ग्रहों, इन दोनों पिंडों को के खेल को समझते हुए, ठीक है, हमारे यहां चंद्रमा का राजा कौन हुआ? सॉरी, नक्षत्रों का राजा कौन हुआ? चंद्रमा। और राशियों का राजा कौन होगा फिर? जब आपने 13 अंश 20 कला के माध्यम से नक्षत्र ज्ञात किया, यह चंद्रमा की गति से ज्ञात किया, तो नक्षत्रों का राजा आपने बना दिया चंद्रमा को। वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जहां पर आपने राशियों का प्रकटीकरण किया, और यहां पर सूर्य हो गया महान। मगर सूर्य अकेले महान हो रहा है, चंद्रमा का भी वहां महत्व है। पूर्णिमा 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 यह भी गति कर रहा है। हमारे यहाँ कैलेंडर में बहुत ही मल्टीफोल्ड व्यवस्था है। तो अब सूर्य चंद्रमा दोनों के माध्यम से चल रहा है। तो यहां पर राजा हो गया सूर्य, और जब राजा हो गया सूर्य तो रानी हो गई चंद्र। ठीक, सूर्य और चंद्र राजा रानी की व्यवस्था हो गई। अब इसके आगे आपको बताना चाहता हूं। इस तरीके से 12 राशियां हैं। आप सभी जानते हैं, यह मेष राशि, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर और कुंभ, मीन। इस प्रकार से 12 राशियां हैं। अब चूंकि इस 12 राशियों का राजा कौन है, तो वह है सूर्य, और इस 12 राशियों का रानी कौन है, तो वह है चंद्रमा। तो एक क्लासिफिकेशन का तरीका है कि यह आपको दिखा, यह हमारे 12 राशियों का एक मंडल आया। इस सभी का स्वामी तो राजा, इस सभी का राजा जो है वह तो सूर्य है। मगर चूंकि दिन रात का भी भेद है, चंद्रमा का भी अपना एक महत्व है, तो चंद्रमा ने बोला कि आधा मुझे दो। तो कर्क राशि से कर्क, मिथुन, वृष, मेष और मीन और कुंभ, इन राशियों पे चंद्रमा को पहला अधिकार मिल गया। साथ ही साथ सूर्य का जो अधिकार क्षेत्र है वह है 5, 6, 7, 8, 9, 10, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। इन राशियों पर, इस भाग पर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य का विशेष है। वैसे तो सूर्य सभी का मालिक है, सभी का राजा है, सभी जगहों पे राजा है, मगर पहला विभाजन जो है वो यहां पर होता है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध। चंद्रमा के पुत्र का नाम है बुध। तो अब आपको यह देखना है कि ये सूर्य जो है, सामान्यतः आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है सिंह राशि का स्वामी और चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, मगर पहले जो है इतने का मालिक सूर्य हो गया और इतने का मालिक चंद्रमा हो गया। इस तरीके से आपको समझना है। अगला जो काम आता है, बुध जब पहुंचता है चंद्रमा के पास, देखिए बुध बहुत ही बुद्धि वाला है और बुद्धि विभाजन कराती है, कहीं पर भी विभाजन बुद्धि ही कराती है।
तो बुद्ध ने कहा कि मैं राजकुमार हूं, और राजकुमार हूं तो मुझे भी कुछ एक राशि दो इतनी राशियों में से। तो वो सबसे पहले चंद्रमा के पास पहुंचता है, तो चंद्रमा उसे अपने पीछे की राशि मिथुन राशि दे देता है। चूंकि उसको मिथुन राशि मिल गई तो वह तुरंत सूर्य के पास गया और सूर्य से कहा कि भाई तुम एक राशि मुझे दे दो। तो सूर्य ने अपने पीछे की राशि यानी कि कन्या राशि बुध को प्रदान कर दिया। जब यह बात शुक्र को पता चली, अब शुक्र मतलब माता लक्ष्मी, ठीक, ये बात समझे रहिएगा, शुक्र मतलब माता लक्ष्मी। तो शुक्र को जब यह बात पता चली तो शुक्र भी गया और पहले उसने चंद्रमा से राशि मांगी। तो चंद्रमा ने बुध के पीछे वाली राशि दे दिया, और फिर शुक्र पहुंचा सूर्य के पास और सूर्य ने बुध के पीछे यानी कन्या के पीछे की राशि तुला राशि प्रदान कर दी। अब जब यह बात सेनापति को पता चली, जब यह बात मंगल को पता चली, तो मंगल ने कहा अरे भाई यहां पे तो कमरे बट रहे हैं महल के अंदर, तो मुझे भी चाहिए। यह पूरा महल समझिए, यह पूरा राज्य समझिए, इसमें अब राशियां जो हैं कि कमरे रह गए। तो इन कमरों में मंगल ने जब चंद्रमा से मांगा तो मंगल ने जब मांगा तो चंद्रमा को मिला शुक्र के पीछे की राशि यानी वृष राशि के पीछे की राशि मेष राशि, और सूर्य ने जब वह सूर्य से उसने मांगा तो शुक्र के पीछे की राशि मिली उसे वृश्चिक राशि। अब देवगुरु बृहस्पति को यह खबर लगी। अब देवगुरु बृहस्पति भी बोले कि भाई हमको भी चाहिए कुछ। तो फिर चंद्रमा ने मंगल के पीछे की राशि यानी कि मेष राशि के पीछे की राशि मीन राशि को दे दिया गुरु को, और सूर्य ने धनु राशि प्रदान कर दिया गुरु को। इस प्रकार से इतना डिवीजन हुआ था, पीछे की दो राशियां बची थी। तो सनह शनि का अर्थ समझिएगा, जो सनह सनह चलता है, जो धीरे धीरे चलता है, जो बहुत धीमे चलता है, जो बहुत धीमे चलता है वह बहुत देर में पहुंचा, वह सबसे आखिर में पहुंचा। किसके पास पहुंचा? राजा और रानी के पास पहुंचा। राजा सूर्य, रानी चंद्रमा, और इन राजा रानी ने उसको पीछे की राशि दूरस्थ राशि प्रदान किया। कौन सी? तो चंद्रमा ने शनि को दिया कुंभ राशि और सूर्य ने शनि को दिया मकर राशि। इस प्रकार से राशियों के स्वामी बने। अब आप लोगों को एक वैदिक अब ये एस्ट्रोलॉजी एडवांस लेवल पे गई और ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप एंटर कर रहे हैं। जरा देखिए, आप सभी जानते हैं कि नहीं कि ये हमारी आंखें, एक सूर्य है एक चंद्रमा है, दाहिनी आंख सूर्य और बाईं आंख चंद्रमा है। जरा इसी को, ब्रेन को ले लीजिए, यह आंख हुई या नहीं हुई, यह आंख हुई या नहीं हुई, और यह आंख हुई तो यह प्राइमरी इंटेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद यह मिड ब्रेन हुआ या नहीं हुआ, और यह पीछे का ब्रह्मस्थान हुआ या नहीं हुआ। इस पर बहुत गहरी रिसर्च करने की आवश्यकता है। इस पर बहुत गहरी रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो हमने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी एक छोटा सा सूत्र यहां पर दिया। इस पर गहराई से बहुत रिसर्च करने की आवश्यकता है, मगर हमने आपको यह जो एक कहानी आपको बताई, यह कहानी हमने आपको बताई ताकि आपको यह पता चल सके कि राशियों के जो स्वामित्व हैं, किसी राशि का ऐसा नहीं है कि कोई भी आया उठ करके जो है अपने आप से राशि का स्वामी बन जाएगा। इस तरीके से राशि स्वामित्व नहीं है। राशि स्वामित्व जो है वह, उसके पीछे एक विज्ञान है, उसके पीछे भी एक कहानी है, और उसका मनुष्य जीवन पर प्रभाव है। उस प्रभाव को देखते हुए ही ज्योतिष को जब आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्योतिष लोगों के जीवन में अपना प्रभाव दिखती हुई परिलक्षित होती है। ठीक, तो एक तो यह क्लासिफिकेशन। दूसरा, जो यह राशियां हैं, इन्हीं राशियों में पुरुष
राशि और स्त्री राशि का भी कॉन्सेप्ट है। पुरुष राशि, स्त्री राशि। पुरुष राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह और तुला और धनु और कुंभ। स्त्री राशियां हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। अब देखिए, जितनी भी पुरुष राशियां हैं, जब आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो उस बृहद पराशर होरा शास्त्र में पुरुष तत्व की राशियों को थोड़ा सा उग्र समझा गया है और स्त्री तत्व की राशियों को थोड़ा सौम्य समझा गया है। इसीलिए इनको पुरुष और स्त्री की व्याख्या दी गई है। पुरुष में बल होता है, पुरुष में बल होता है और स्त्री सौम्य होती है। ठीक इसी प्रकार से सभी ग्रह, ये जितने ग्रह हैं, एक चंद्रमा को छोड़ करके, सिर्फ एक चंद्रमा को छोड़ना। अच्छा, एक कहानी और बता देना चाहता हूं। ये जो सिंह राशि है इसको सूर्य का सिंहासन समझिएगा और ये कर्क राशि है इसको चंद्रमा का सिंहासन समझिएगा। इस प्रकार से जो भी कुंडली में ग्रह सिंह राशि में आपको दिख जाए, ये जान लीजिए को सिंहासन पे बैठा हुआ ग्रह है, वह बड़ा मजबूत ग्रह है। तो 12 राशियों में सिंह राशि सबसे मजबूत है, यह भी आपको याद रखना है। सिंहासन सिंह राशि में है। अब यह जो मैंने स्त्री पुरुष के भेद से राशियों में जो आपको स्त्री पुरुष का भेद बताया, यह स्त्री पुरुष का जो भेद बना हुआ है राशियों में, आप यह देखेंगे कि इसमें यह जो पुरुष राशियां हैं, इसी राशियों में ही सभी ग्रहों के मूल त्रिकोण हैं। सभी ग्रहों के मूल त्रिकोण जो है वह पुरुष तत्व की राशियों में है, सिर्फ चंद्रमा को छोड़ करके, क्योंकि चंद्रमा उच्च का होता है वृष में और इसमें ही 3 डिग्री के बाद फिर उसका मूल त्रिकोण लग जाता है और उसकी अपनी राशि हो जाती है कर्क। तो इसका इधर से कोई पक्ष ही नहीं बनता है। अब ये इधर मूल त्रिकोण में क्या होता है, जब आप प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को पकड़ते हैं तो प्लैनेट जो है राशि में जब अपने घर में पहुंच जाता तो उसको बड़ा बलशाली माना जाता है। मगर जितनी भी क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे आपको यह बताया जाएगा कि अपने घर में बली है और मूल त्रिकोण में और भी बली है और उसके बाद वह उच्च में बली हो रहा है। यानी कि स्वग्रही से लेकर के उच्च के बीच में यह जो मूल त्रिकोण आ रहा है, इसमें थोड़ा और बल मिल रहा है। यह जो ग्रह को बल मिल रहा है वह मिल रहा है इस राशि की वजह से। इसके पीछे सूर्य की शक्ति है, इसके पीछे सूर्य की शक्ति है। तो जो यह ग्रह बली हो जाते हैं इन पुरुष राशियों में, उसको समझना है। और आज के डेट के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, सभी ग्रहों की यहां 2-2 राशियां हैं। सूर्य चंद्रमा को छोड़ दिए तो सभी ग्रहों की 2-2 राशियां हैं। तो जिस प्रकार से आज के कालखंड में सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनका राजधानी में अपना एक मकान, फ्लैट, जमीन, जायदाद कुछ बन जाए, साथ ही साथ सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि उनका होम टाउन भी बना रहे। तो यानी कि हर आदमी के पास क्या हो गए, 2 घर हो गए। हर आदमी के पास 2 घर हो गए। जो यह सबके पास 2 घर हो रहे हैं तो व्यक्ति जब राजधानी में पहुंच जाता है तो क्या होता है, बली हो जाता है। व्यक्ति जब राजधानी में पहुंच जा रहा है तो बली हो जा रहा है। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि राजा के नजदीक बैठा हुआ ग्रह, राजा से संबंधित ग्रह, वह बली है। तो इसमें जो है आपको यह दिखा। मगर अब चंद्रमा के पास चूंकि वह उच्च भी होता है वृष राशि में, स्त्री राशि में, और स्वग्रही भी है कर्क राशि में, इससे यह संकेत मिलता है कि चंद्रमा अपने स्त्री तत्व को रख करके ही बली हो जाता है।
चंद्रमा अपने अंदर के स्त्री तत्व को रख करके, अपनी सौम्यता को रख करके, अपनी सौम्यता के बल पर वह बली है, तो उसकी पूजा उसकी सौम्यता के कारण है, उसका बल उसकी सौम्यता में है। यह जो हमने एक छोटी सी परिचर्चा आज आपके सामने किया, यह एक आंशिक परिचर्चा है और इसका ऐसा कोई मैं रेफरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत जगहों से पड़ी हुई चीज़ें, कभी कहीं कहीं भी कहीं, कभी किसी गुरु ने बता दिया, तो इसलिए जो है इसका रेफरेंस तो नहीं दिया जा सकता। मगर जो मैंने अपने एक थॉट प्रोसेस को डेवलप किया वो मैंने आपके सामने प्रकट किया है। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा और आगे मैं और भी गहरे वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मैं आपको यह बताऊंगा कि यह ग्रह आपस में मैत्री किस प्रकार से करते हैं, उसके पीछे का क्या विज्ञान है। तो क्या आप इस मित्रता के पीछे का विज्ञान जानना चाहते हैं? यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछिए, तो फिर मैं आपकी बात को समझते हुए इस मित्रता वाले भाग पर भी प्रयास करके बताने का प्रयत्न करूंगा कि कोई ग्रह किस प्रकार से अपनी मित्रता रखता है, अपनी शत्रुता रखता है, इसके पीछे ज्योतिष विज्ञान का क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या स्टोरी है। तो आज हमने ज्योतिष विज्ञान के अंदर उपस्थित कुछ कहानियों के हिसाब से जो फलित के सूत्र थे उसको बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।